हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा लास्ट एफएलटी एंड आज 30 तारीख और 4 दिन और आपके एग्जाम के लिए नीट के। सो आज का लास्ट हमारा एफएलटी देखते हैं कैसा है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। तो पहला दिया है आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन कुछ ऐसा बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड और ये CH2, और मुझे लगता है यही आंसर भी होगा। क्यों? क्योंकि आप इस कार्बन को देखें तो इसको हटाएं तो ये आपका कार्बन आ रहा 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहां पर आप देखें टोटल 8 आ रहे हैं। बात समझे? और यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल 1 डिग्री के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बाकी आप किसी को भी चेक करेंगे नहीं आएगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन, या इसको देखें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन की बात करूं तो ये CH, ये CH2 और ये CH3 आ रहा है। या मैं काम करता हूं इसको पहले, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवानिन। तो यहां देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आ रहा है H2 आ रहा है, ये H3 आ रहा है, यहाँ पे H3 आ रहा है, यहाँ पे H3 आ रहा है और यहाँ पर H आ रहा है। मतलब सिर्फ प्राइमरी नहीं, 3 डिग्री भी है। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो केवल फर्स्ट वाली आएगा, दैट इज नोन एज आइसोब्यूटीन। 47 क्वेश्चन की बात करें, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम। कुछ यौगिक के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन IUPAC प्रणाली के अनुरूप नहीं है। तो अगर मैं कंपाउंड को देखूं और नाम देखूं तो मुझे ना ये पहले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिख रही है, 3 मिथाइल और 4 इथाइल। ये तो हो ही नहीं सकता। मिथाइल पहले इथाइल से आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो मेरा आंसर यही आ जाएगा, जो कि IUPAC सिस्टम के हिसाब से नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड इस गिवन कंपाउंड का अभिविन्यास क्या होगा। देखिए यहां पे देखें तो हाइड्रोजन की प्रमुखता सबसे कम है और चौथी देंगे। सबसे कम प्रमुखता वाला समूह अगर डॉटेड लाइन पर है, सबसे कम प्रमुखता वाला अगर डैश लाइन पर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे असाइन करें। और असाइन करेंगे तो ब्रोमीन को मैं दूंगा पहली प्रायोरिटी, क्लोरीन को दूंगा मैं सेकंड प्रायोरिटी, इसको दूंगा मैं थर्ड प्रायोरिटी। बात समझे? सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो डॉटेड लाइन पे, उसको छोड़ दीजिए। अब मैं 1 से चला 2 की तरफ, 2 से चला मैं 3 की तरफ, 3 से चला 1 की तरफ, तो ये 1 2 3 जा रहा, मतलब ये R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आएगा। क्लियर है? 49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयता, स्टीरियोमेरिज्म। ये क्वेश्चन मुझे ऐसे देख के लग रहे हैं PYQ टाइप के लग रहे हैं मैक्सिमम। तो स्टीरियोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता जो होती है वो केवल दो चीजों में आती है, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। त्रिविम समावयवता दो चीजों में आती है, एक ऑप्टिकल और एक क्या है? जियोमेट्रिकल। एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इसमें ये आती है। 50 क्वेश्चन की बात करूं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2 यहां पे आ गया। आप देखेंगे तो हर कार्बन को आप ध्यान से देखें तो सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब मेरे पास सिंपल आंसर आएगा, दैट इज sp2। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास सिंपल आंसर आएगा sp2। तो मेरा यहाँ पे हर एक कार्बन जो है वो कैसा हाइब्रिड आ रहा है? sp2 हाइब्रिड। क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें से प्रबलतम क्षार कौन सा है? तो प्रबलतम क्षार अगर कौन सा है तो उसकी बात करूं मैं तो यहां पर रिंग पर आ जाएगा, बोलो कौन? NH2 है ना। फिर मेटा नाइट्रो एनिलीन है, तो यहां पर आ रहा है NO2, और इधर ये और मेटा नाइट्रो एनिलीन है ना। कैसा एनिलीन है? मेटा नाइट्रो। तो यहां पर मेटा नाइट्रो एनिलीन आ गया। फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन आ रहा है, मेटा नाइट्रो के बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन के बाद आ रहा है आपके पास बेंजाइल अमाइन। उसके बाद आपके पास जो आ रहा है बेंजाइल अमाइन आ रहा है, दैट इज नोन एज CH2, और बोलो कौन आ रहा है? NH2। अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में, सबके पास में कौन सा पेयर आ रहा है?
लोन पेयर आ रहा है, तो ये जितना भी लोन पेयर आपको दिख रहा है ये सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है कि ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। और अगर ये डीलोकलाइज हो गया तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। अब मेरे पास केवल एक ही एग्जांपल बच रहा है जिसमें ये डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं है, एक जगह टिका हुआ है, सबसे आसानी से डोनेट करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो आएगा मेरा वो डी आएगा। क्वेश्चन 52, कंपाउंड X गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO ऑन ओजोनोलिसिस। तो X क्या है? कंपाउंड X गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO ऑन ओजोनोलिसिस, तो X क्या है? 2 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो X क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो आपसे ये कहते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है, ओजोनोलिसिस कराया O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O, और आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ Hc और क्या मिल रहा है? HO। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ पे आप क्या करें, रिवर्स डायरेक्शन में जाएं। रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहां से अगर आपने इसको हटाया तो आपको जो मिलेगा वो अल्कीन मिलेगा। एंड अल्कीन आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल दे रहा है क्योंकि ये, तो ये इस टाइप का अल्कीन मिलेगा। तो अल्कीन मिलने का मतलब मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो इथीन आएगा, इथीन आएगा। दैट इज मेरे पास C2H4, इथीन मतलब C2H4, ये मेरा C2H4 है। 53 की बात करता हूं कि प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है आपको। यहाँ पर आ रहा है आपके पास ये CH2 आ रहा है, और आप जो भी रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये बना रहे हैं प्रोपेन 1 ऑल। देखिए आपको OH ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, OH ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो आप यूज कर सकते हैं HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें शॉर्ट ट्रिक, अगर मैं बात करूं शॉर्ट ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें वाटर का एडिशन अपन करा देते हैं यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अपन वाटर का क्या करा देते हैं, एडिशन करा देते हैं यूजिंग क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो वाटर का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उसका जो रिएजेंट होता है वो ये होता है, दैट इज B2H6 के साथ में, मतलब मेरा आंसर बोलो कौन आएगा, C आएगा। क्लियर? क्वेश्चन 54, 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स 2 फिनाइल प्रोपीन। तो 3 फिनाइल प्रोपीन की अगर बात करता हूं तो ये आ गया CH2, ये आ गया CH, और ये डबल बॉन्ड आ गया CH2। मेरी बात समझे? अब रिएक्शन मुझे करानी इसकी HBr के साथ में। अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एक प्रकार का रिएक्शन कैसा है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट मेरे पास निकल कर आता है कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये बोलो क्या आ जाएगा, माइनस। तो कार्बोकटायन जो मेरे पास बन रहा है, ये जो कार्बोकटायन बन रहा है मेरे पास, ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर बोलो कौन आ गया, CH3। बात समझे? अब मुझे यहाँ पे पता है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा तो मुझे यहाँ पे इसको करना पड़ेगा रीअरेंज। रीअरेंज करूंगा अगर मैं इसको, तो रीअरेंज करने के लिए मेरा प्लस इधर मूव करेगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकटायन बनेगा, और बेंजाइल कार्बोकटायन बनना मतलब ज्यादा स्टेबल बनना। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3, एंड ऐसा ये रिंग, और फिर आपका फाइनली यहाँ पे Br माइनस आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो रिंग के ऊपर आया CH, फिर Br, फिर CH2, फिर CH3, CH, फिर Br, फिर CH2, फिर CH3, दैट इज मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा, B आंसर। क्लियर? चलिए 55 क्वेश्चन की बात करता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखो जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करते हैं, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करने आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में जो अटैक करने आएगा वो E+ अटैक करने आएगा। E+ वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम हो। E+ अटैक वहां करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स को देखना है जो शो करते हो +m इफेक्ट, मतलब जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दें। अब रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाना मतलब +m इफेक्ट देखना,
तो यहाँ पर तो ये लगाएगा -m, ये लगाएगा -I और ये लगाएगा +m इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। तो मेरा आंसर कौन आएगा? बी। OH ग्रुप जो होता है वो +m इफेक्ट शो करता है, जो रिंग के ऊपर है ना, बेंजीन के रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जैसे ही रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और यहां पर इधर देखिए माइनस, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 56 की बात करता हूं कि नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, आपसे पूछा है HNO3 का मेन काम क्या है इसमें। ये कुछ ऐसा रिएक्शन है कि यहाँ पे HNO3 है और यहाँ पे H2SO4 है, और दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और दोनों ही कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। और कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो यहाँ पे NO2 आएगा, NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म में जाता हूं तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो HNO3 जो होता है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, HNO3 जो होता है, यहाँ पे आता है OH, ये लोन पेयर, इधर NO2 और इधर, और यहां पर आता है H+, जो आपको एसिड से मिला। एसिड मतलब H2SO4 से। H2SO4 से जो आपको क्या मिल रहा है? H+। यहां पे आएगा और इधर चला, ये चला। अब जैसे ही चला, इस पर अटैक करा, तो यहां पे आपको दिखा, तो HNO3 ने जो काम करा है वो H+ को एक्सेप्ट करने का काम करा है। HNO3 यहाँ पे जो काम कर रहा है वो H+ को क्या करने का काम कर रहा है? एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब भी H+ को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब यहाँ पर HNO3 इस रिएक्शन में किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह। मतलब HNO3 यहाँ पे मेरा किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह। क्लियर? 57 क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच O2 NH3 CO2 एट STP, है ना, मोल्स की प्रति 100 ml में अणु की संख्या पूछी है। तो बच्चों यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा लॉ होता है जिसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ, एवोगाद्रो का नियम। बात समझे? इसको बहुत सिंपल लॉ कहते हैं, दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। समान आयतन वाली गैसों में अणु की संख्या भी कैसी आती है? समान। अगर गैस का आयतन समान है तो अणु की संख्या भी कैसी आएगी? समान आएगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आ जाएगा द सेम, सभी के अंदर अणु की संख्या जो आएगी कैसी आएगी? समान आएगी, क्योंकि आयतन समान है तो अणु की संख्या भी कैसी होती है? समान। क्वेश्चन 58 की बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं मास, यानी कि भार, है ना, यहां निकाल लो मोल, है ना, और यहां मॉलिक्यूल। हालांकि जरूरत नहीं है मॉलिक्यूल निकालने की, क्योंकि मोल ज्यादा आएंगे तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा ही आएंगे। पहला दिया है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, पहला ऑप्शन दिया है 4.4 ग्राम ऑफ क्या लिखा हुआ है? CO2। तो 4.4 बाय 44 करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/10 मोल। इसका जो आंसर आ जाएगा 1/10 मोल। फिर आ रहा है 3.4 ग्राम ऑफ NH3। तो 3.4 ग्राम ऑफ NH3 मतलब यहाँ पे 3.4 लिखेंगे हम, 3.4 बाय लिखेंगे अपन 17, तो ये आ जाएगा आपके पास 34/17 इंटू 10, मतलब ये आ गया 2, आंसर आ गया 2/10, 2/10 मोल, है ना। फिर 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.6 ग्राम ऑफ CH4, ग्राम ऑफ क्या लिखा है? CH4, तो ये आ जाएगा 1.6/16, तो इधर भी आ गया 1/10 मोल्स। और आखिरी आपको दिया 3.2 ग्राम ऑफ SO2, मतलब 3.2/64 करोगे तो ये नीचे 10 आ गया, ये आ गया 1/20। यहाँ मोल्स सबसे कम आ रहे हैं, इसके अंदर मोल्स सबसे कम आ रहे हैं। अगर मोल्स कम आ रहे हैं, डेफिनेटली मोल्स कम आना मतलब डेफिनेटली वहां पे मॉलिक्यूल का जो नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा? कम ही आएगा। 59 क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर बराबर है तो वेग में अनिश्चितता निकालिए। तो वेग में अनिश्चितता निकालना है मतलब आपको डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है और दोनों बराबर बोले इन्होंने, मतलब कि यहां पे मुझे दिया हुआ है सवाल में कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी है और मुझे डेल्टा वी निकालना है, मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन क्या बन जाएगा 4 पाई। तो डेल्टा पी बराबर बन जाएगा रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई, है ना। डेल्टा पी बराबर बन जाएगा रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। इसको लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी बराबर, तो डेल्टा वी बराबर बोलो क्या बन जाएगा 1/2m रूट ऑफ एच अपॉन पाई। तो ये मेरा सिंपल फॉर्मूला बना 1/2m h अपॉन क्या लिखा है पाई, 1/2m h अपॉन पाई। 59 क्वेश्चन। क्वेश्चन 60 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुनय व्यवस्था निम्न में से कौन सी नहीं होगी। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होगी और नहीं होगी में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो एन और एल से चेक कर सकते हैं पहले अपन। सबसे पहले यहाँ पे N3L2 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसके आगे वाले पे चलते हैं, आगे चलते हैं। L2 है तो M2 हो सकता है, L0 है तो M0 हो सकता है, L3 है तो हो सकता है, पर L2 और M3 ये नहीं हो सकता। जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, क्योंकि है -L से लेकर +L, -L से लेकर कितना होता है +L। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है। 61 क्वेश्चन की बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, एकल परमाणुविक आइडियल गैस की एंथैल्पी। तो एंथैल्पी निकालना होता है तो डेल्टा H बराबर हम लिखते हैं NCP डेल्टा T। किसी आइडियल गैस की एंथैल्पी निकालनी हो तो NCP डेल्टा T, किसी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो NCV डेल्टा T। आइडियल गैस की एंथैल्पी निकालनी हो तो NCP डेल्टा T, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो NCV डेल्टा T। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए, अगर मेरे पास गैस कैसी है बोलो, मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो Cp होता है वो होता है 5/2r, है ना। Cp जो होता है वो होता है 5/2r। तो डेल्टा H बराबर 1 मोल गैस है तो 1 इंटू बोलो 5/2r, 5/2r इंटू T, मतलब बन जाएगा 5/2RT, 5/2RT। क्लियर है। 62 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर रिएक्शन दे रखा है। तो हमें पता है कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल NGRT होता है। आपसे बोला है डेल्टा H माइनस डेल्टा U का वैल्यू निकाल के बताओ, जो कि आ रहा है डेल NGRT, ये आ रहा है। अब डेल NG निकालेंगे तो ये तो लिक्विड है तो ये तो गया, ये लिक्विड है ये गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो डेल NG बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे 12 माइनस 15 बराबर -3, है ना। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U, तो ये आ गया -3, है ना। R का वैल्यू देख लेते हैं, किलो जूल में निकालने को बोला है डिफरेंस, तो R का वैल्यू रखूंगा 8.314, है ना। और टेम्परेचर 25 डिग्री दिया मतलब 298, और किलो जूल में निकालने को बोला है मेरे को, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यंत्र का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि समय की कमी है ना। तो ये अपना जो आंसर आएगा इधर, ये आ जाएगा 3 इंटू 8.314 इंटू आ जाएगा 298 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहा है 7.4 विद माइनस साइन, आंसर आएगा मेरा 7.43। बात समझे, विद माइनस साइन 7.43। क्लियर है, डन। चलो
क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, पर यह ध्यान रखें कि एक्वस NaOH की अगर बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में बोलो कौन है, बेस है। एक्वस NaOH अपने आप में क्या है, बेस है। अब इसमें से अपन देख लेते हैं कि इसमें से एसिड कौन नहीं है। तो फिनॉल को देखो तो फिनॉल H+ देता है तो एसिड है, ये तो रिएक्ट करेगा। बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा, एसिडिक। मेरे पास केवल ये डी आंसर है जो कि एसिडिक शो नहीं करता है। ये एसिडिक कैरेक्टर अम्लीय गुण को शो नहीं करेगा, इसके पास H+ दान करने की क्षमता नहीं है, H+ रिलीज करने की क्षमता नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सब एसिड H+ दे सकते हैं। तो हमें पता है कि जब एसिड आपका रिएक्ट करता है बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो आपको क्या मिल जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। 64 क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 द मेजर प्रोडक्ट इज। जब फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये फिनॉल है, यहां पे मैं ले रहा हूं HNO3 और यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेटेड, एंड यहाँ पे अपन H+ नाइट्रेटिक मिक्सचर। तो जब हम फिनॉल का रिएक्शन HNO3 से कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाले से, तो आपको यहाँ पे मिलता है NO2, यहाँ पे भी मिलता है NO2, यहाँ पे भी मिलता है NO2, एंड दिस NO2 इज नोन एज कौन सा, बोलो, पिक्रिक एसिड। इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है। 65 क्वेश्चन की बात करूं, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस। अब आप देखिए सब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा। तो एडिनाइन के साथ आता है थाइमाइन और ग्वानिन के साथ आता है साइटोसिन। सॉरी, एडिनाइन के साथ आता है थाइमाइन एंड ग्वानिन के साथ आता है साइटोसिन। एडिनाइन के साथ थाइमाइन एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ठीक, मैं बार बार पहला ऑप्शन पढ़ के मैं टिक मार देता था, आप ऐसी गलती ना करें। तो एडिनाइन के साथ थाइमाइन होता है और ग्वानिन के साथ क्या होता है, साइटोसिन। ठीक है। क्वेश्चन 66, फाइंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोस। देखो माल्टोस जो होता है वो एक टाइप का डाइसैकेराइड होता है। जो माल्टोस होता है वो एक टाइप का क्या होता है, डाइसैकेराइड। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। और डाइसैकेराइड है तो ये दोनों जो होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। इसमें दोनों हाइड्रोलाइसिंग यूनिट जो होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। आपके पास डाइसैकेराइड में एक याद कीजिए सुक्रोस आता है, सुक्रोस के साथ आपके पास एक लैक्टोस आता है और लैक्टोस के साथ आपके पास क्या आता है, माल्टोस। बात समझे, सुक्रोस लैक्टोस और क्या दिख रहा है, माल्टोस। क्लियर। 67 की बात करूं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है ना, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने पूछा है और बोला है कि इस रिएक्शन के लिए वैल्यू जो आ रही है वो आपको सामने दिख रही है, दैट इज, ये देखिए ध्यान से, 8 आ रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। आपसे दूसरी वाली का पूछा है, तो दूसरी वाली रिएक्शन में करा क्या है, रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करा। ये बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन का पूछा है, इसका पूछा है इन्होंने, है ना, ये इसके बारे में पूछी है तो इसके बारे में पूछा है। तो इन्होंने करा क्या है, पहले तो रिवर्स करा और फिर मल्टीप्लाइड बाय क्या करा, 2। तो जब हम रिवर्स करते और मल्टीप्लाइड बाय 2 करते तो जो मेरा K2 आता है वो आता है K1 की पावर में n। K2 बराबर होता है K1 की पावर में n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। तो K2 बराबर आ जाएगा K1, K1 मतलब 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय कितना आ जाएगा, 64। तो 1 बाय 64 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि रिवर्स करके 2 से क्या करा है, मल्टीप्लाई, है ना। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। Kp Kc किसमें इक्वल नहीं है। तो हमें पता है कि Kp बराबर बोलो क्या होता है, Kc होता है, और RT की पावर में बोलो क्या होता है, डेल n। अगर मेरा डेल n इक्वल टू 0 आ जाए, डेल n इक्वल टू मेरा क्या आ जाए, 0, तो Kp बराबर बोलो क्या आ जाएगा, Kc RT की पावर में क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा Kp बराबर बोलो क्या बनेगा, Kc। Kp बराबर Kc। अब आप ध्यान से देखें तो ये सॉलिड है तो इसको तो हटाएंगे, तो मैं सबसे पहले डेल n निकाल रहा हूं। तो डेल एन जी निकालूंगा तो 2 है, 2 माइनस 1 करूंगा तो आंसर मेरा 1 आ गया। ठीक है, यहां पे देखता हूं मैं डेल एन, तो डेल एन बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू बोलो कितना, 0। फिर मैं देखता हूं यहाँ पे डेल एन, तो यहाँ पे भी मेरा डेल एन जो आ रहा है वो इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है, 0। और यहाँ पर भी मेरा डेल एन जी जो आ रहा है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, 0।
तो केवल मेरा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही Kp और Kc बराबर नहीं है। क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस इन वाटर। याद रखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis, they dissolve in water, does not undergoes hydrolysis। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण जल अपघटन को नहीं दर्शाते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर मैं सोडियम सल्फेट को देखूं तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे Na2SO4। अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो अमोनियम आ रहा है यहाँ पे होल ट्वाइस और ये SO4। कैल्शियम सल्फेट की बात करूं तो CaSO4 आ रहा है। ऑल द सॉल्ट विल हाइड्रोलाइज, बिल्कुल गलत। इनमें से कौन हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, तो सोडियम सल्फेट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन 70, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 कुड बी कैलकुलेटेड। Ag2CO3 की विलेयता कैसे निकालेंगे, तो पहले देख लो Ag2CO3 सॉल्ट किस टाइप का है। Ag2CO3 को ब्रेक करोगे आप तो 2Ag प्लस मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा CO3 2-। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आ गई 2S तो इसकी बोलो क्या आई, S। तो KSP बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर और कार्बोनेट, तो KSP बराबर बोलो क्या आ जाएगा 2S का स्क्वायर और यहाँ पर S। तो 2S का स्क्वायर मतलब 4S स्क्वायर, और ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो KSP बराबर आ गया 4S की पावर 3। S बराबर बोलो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। KSP बाय क्या आ जाएगा 4, क्यूब रूट ऑफ KSP बाय 4। ठीक है। क्वेश्चन 71 की बात करता हूं। आयंस O-2 F-, एक तो O-2 है, एक F- है, एक Na+ है ना, एक Mg2+ है, सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और एक Al3+ है, सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो साइज जो होगा वो लगातार क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज। साइज क्योंकि नेगेटिव होने से बढ़ता है, तो साइज जो है लगातार डिक्रीज होगा। तो क्या बोले इन्होंने, आयोनिक रेडियाई शो, आयनिक रेडियाई क्या दर्शा रहा है, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+। रेडियाई लगातार क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज। ठीक है। 72 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर अपन बात करें तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर बोलो क्या है, आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होता है, आयोडीन। तो ब्रोमीन का ज्यादा दे रहे हैं तो ये गलत है, फ्लोरीन का ज्यादा दे रहे गलत है, ब्रोमीन का ज्यादा दे रहे गलत है, फ्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन से। बात समझे कि नहीं समझे। ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का। ठीक है ना। 73 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का आपको अगर मैं एक्चुअल ऑर्डर बताऊं तो कायदे से क्या होता है कि CH3F है, एक्सपेक्टेड ये होता है, बार बार कह रहा हूं एक्सपेक्टेड ये होता है, CH3 यहाँ पे Br आता है और CH3 यहाँ पे I आता है, ये एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये उठ के इधर चलता है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3Cl, फिर CH3F, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा होता है और लोन पेयर रहते हैं पास पास, तो रिपल्शन के कारण ऑर्डर बदल जाता है, ये आ जाता है Br और ये आ जाता है CH3I। क्लियर है। तो आप देखें CH3Cl, CH3Br, CH3F है ना, उसके बाद बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3Br है ना। तो आपका जो सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो बी वाला आंसर मिल रहा है, CH3Cl, फिर F, और फिर क्या आ रहा है Br। आप ऑर्डर चेक कर लीजिए। ठीक है।
क्वेश्चन 74 की बात करूं, इन BrF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो BrF3 की बात करूं मैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो sp3d हाइब्रिड होता है और sp3 हाइब्रिड होने के साथ में ये कुछ ऐसा आ जाता है, F यहाँ पे बोला ये इधर F इधर F इधर F और दो लोन पेयर, तो एक इधर और एक इधर, और लोन पेयर जो आ रहे हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं। ये टी शेप ज्योमेट्री होती है, इसको एक्सियल कहते हैं, इसको अपन कहते हैं एक्सियल, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल भी इसलिए आ रहा है ताकि इसके बीच का एंगल ज्यादा रह सके, दैट इज 120 डिग्री। एक्सियल पे रखोगे तो 90 पे आएगा। तो रिपल्शन को कम करने के लिए तो ऐसा इसलिए करते हैं जैसे कि लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर रिपल्शन कम हो सके, तो इस वजह से यहां पर अपन रखते हैं, दैट इज बोलो कौन सा आंसर, डी आंसर। ठीक है। 75 H2O इज डाइपोलर व्हाइल VeF2 इज नॉट। देखो H2O को देखोगे तो इसको एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। H2O को देखोगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। BeF2 की बात करूं तो यहां पे आप देखें तो ये वाला एंगल जो आता है वो कितना डिग्री का आता है, 180 डिग्री का आता है। यहां एंगल जो आता है वो लगभग 104 डिग्री का आता है। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नेट कैंसिल हो जाता है, म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि लीनियर है ये, है ना। तो H2O जो होता है वो एंगुलर है और BeF2 कैसा है, लीनियर है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 76 रिडॉक्स रिएक्शन का है, MnO2 इलेक्ट्रॉन Mn3+ कितने से कितना चेंज आ रहा है। तो बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है नहीं, मुझे लगता है आज के पेपर में तो पूरे 180 में से 180 आने चाहिए, तो आज कुछ पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी नहीं। तो ये +4 है और +4 से +3 जा रहा है, तो +4 से बोलो डायरेक्टली कितना जा रहा है, +3, +4 से +3। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से ये ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं, दीज आर ऑक्सी एसिड्स। और ऑक्सी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे देखें तो ये +7 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर आएगा, क्योंकि जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन 78 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे निकल के कंपाउंड दिए, तो मैं आपको एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए NiCl4 दिया हुआ है 2-, है ना। फिर मान लीजिए आपको दिया है NiCO4, बात समझे। फिर दिया है आपको NiCN4 2-, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्लोन, है ना, निकल के कंपाउंड क्लोन, है ना। क्लोन मतलब LON, मतलब क्लोरीन COCN, क्लोन TTS, लोन TTS, या ऐसे समझ लो लोन की किस्त TTS पे जमा करनी है, मतलब क्लोरीन के साथ में टेट्राहेड्रल, क्लोरीन के साथ में टेट्राहेड्रल, CO के साथ में टेट्राहेड्रल, CN के साथ में स्क्वायर प्लेनर, के साथ में कौन सा प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो Cl के साथ में दिया है टेट्राहेड्रल, तो Cl के साथ में दिया है टेट्राहेड्रल, तो Cl के साथ में टेट्राहेड्रल है, ठीक है। CO के साथ में भी टेट्राहेड्रल दिया है, ये भी ठीक है, CO के साथ में भी टेट्राहेड्रल दिया है, के साथ में स्क्वायर प्लेनर दिया है, स्क्वायर प्लेनर दिया है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ए आएगा, दैट इज इनकरेक्ट। टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक नहीं, वो डायमैग्नेटिक होता है। कैसे डायमैग्नेटिक होता है मैं वो भी बता देता हूं आपको, कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है NiCO4 है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 आ रहा है, 28 आना मतलब 3d8 और 4s2 आ रहा है, और सबसे पहले मेरे पास ग्राउंड स्टेट आ रही है। तो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2। अब CO है तो CO तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड की कैटेगरी में आता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा डेफिनेटली। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवाएगा, पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराएगा तो देखो ये देखो ये 3 तो गए, अब ये दोनों
और ये दोनों उठ के भी इधर आ गए तो ये भी खाली बचा, ये भी खाली बचा, है ना। तो डायमैग्नेटिक आ रहा है, टेट्राहेड्रल के साथ में डायमैग्नेटिक आ रहा है, इन्होंने पैरामैग्नेटिक दिया, ये नहीं हो सकता। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 79 को देखें तो आपसे बोला है कि किस ट्रांजिशन मेटल में कॉन्फ़िगरेशन D2 है, D2 पूछा है। तो D2 पूछा है मतलब सबसे पहले मैं देख रहा हूं टाइटेनियम की तरफ, तो टाइटेनियम होता है 22, तो मैं इसको लिखूंगा 3D2 और क्या लिखूंगा 4s2, और अगर मैं इसको 2+ बना दूं, 2+ बना दूं देगा, 3D2 में टाइटेनियम आ रहा है, मतलब मेरे ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गए, इनको तो हटाओ, हमें ऊपर वाले को चेक करना है। वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम होता है 23 होना मतलब 3D3 होता है 4s2 होता है, 3D3 होता है 4s2 होता है, और 3D3 4s2 होता है, तो मुझे चाहिए 3D2 चाहिए, 3D2 चाहिए, मतलब कि ये दो तो जाएंगे और एक यहां से जाएगा, तो वेनेडियम का आ जाएगा +3, वेनेडियम का क्या आ जाएगा +3। तो आप देखिए ये दो आ रहे हैं, मेरे पास सीधा सा आंसर है मेरा, ये आंसर आ जाएगा। आपको और ज्यादा आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आगे कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करता हूं। When during electrolysis of AgNO3 9650 coulomb of charge was passed, mass of silver deposited। चार्ज की अगर बात करूं जो चार्ज पास करा है, AgNO3 मतलब अपने काम का Ag+ है, Ag+ ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके बोलो क्या बनाया, Ag बनाया। जब आपने 96500 कूलम चार्ज पास करा तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया, सिल्वर का एटॉमिक मास। लेकिन ये कहना है कि अगर आपने 9650 पास करा होता तो मास को क्या लिखेंगे m, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बोलो क्या आ गया 10 आ गया, तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड आ गया 108/10, तो ये m बराबर बोलो कितना आ गया 10.8 ग्राम, 10 पॉइंट बोलो कितना आ रहा है 8 ग्राम, तो मेरा जो आएगा वो 10.8 ग्राम आएगा, क्लियर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज फॉर NaCl, KBr, KCl, तीन चीजों को दे रखी है मुझे, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन को, लेमडा m इंफिनिटी ऑफ, सबसे पहला दिया है NaCl, फिर दिया है KBr, फिर दिया है मुझे KCl। इनका वैल्यूज मुझे दे रखा है, NaCl का जो वैल्यू दिया है मुझे दैट इज 126 है ना, और इसका वैल्यू है 152, और इसका वैल्यू है 150, 152 के बाद है 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यूज दे रखी है मुझे, मेरी बात समझ में आया। अब आपसे बोला गया है कि इसमें NaBr का निकालना है, तो लेमडा इंफिनिटी ऑफ NaBr अगर आपको निकालना है, लेमडा m इंफिनिटी ऑफ क्या निकालना है NaBr, तो लेमडा m इंफिनिटी ऑफ Na+, है ना, और साथ में लेमडा m इंफिनिटी ऑफ Br-, लेमडा m इंफिनिटी ऑफ Na+, और साथ में लेमडा m इंफिनिटी ऑफ Br-। तो बच्चों Na आपको जो मिल रहा है वो यहां से मिल जाएगा, और Br आपको यहां से मिल जाएगा, आपको इसकी जरूरत नहीं है। Na आपको मिल रहा है NaCl से, Br आपको मिल रहा है KBr से, KCl की जरूरत नहीं है, तो आप हम वही करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि लेमडा m इंफिनिटी ऑफ NaCl को लेंगे, प्लस करेंगे लेमडा m इंफिनिटी ऑफ KBr, और माइनस कर देंगे लेमडा m इंफिनिटी ऑफ KCl, माइनस कर देंगे लेमडा m इंफिनिटी ऑफ क्या है KCl। तो लेमडा m इंफिनिटी ऑफ NaCl की बात करता हूं तो ये आ जाएगा 126, है ना, प्लस ये आ जाएगा 152, और माइनस ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 150। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको जो आंसर आएगा वो 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा, इसको सॉल्व करने पे 158 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन 82 भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोला डेल जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस स्वतः रिएक्शन के लिए डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। फिर बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा, और ई नॉट सेल का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट सेल का वैल्यू कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो होगा। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, के का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए।
तो नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव मेरा थर्ड आंसर। क्वेश्चन 83 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर। अच्छा, रेडियो आइसोटोपिक रिएक्शन है तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर की होंगी। रेडियो एक्टिव अगर रिएक्शन है तो डेफिनेटली जो होंगी ये कौन से ऑर्डर की होंगी, बोलो फर्स्ट ऑर्डर की। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है तो डेफिनेटली कौन से ऑर्डर की होंगी, फर्स्ट ऑर्डर की होंगी। और फर्स्ट ऑर्डर की अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो हाफ लाइफ बोला है मेरे को, तो हाफ लाइफ बोला है तो टी हाफ इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है, 4 आवर्स। बोला है 24 घंटे बाद, टोटल टाइम दे रखा है, टी गिवन जो दे रखा है, टी गिवन जो दे रखा है वो 24 आवर्स दे रखा है। और आपसे बोला है कि कितना मास बचेगा 24 घंटे बाद। इनिशियल मास दे रखा है ए नॉट, मतलब इनिशियल मास जो दे रखा है वो 200 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं कि जो भी टाइम गिवन होता है, टी गिवन जो होता है वो n इंटू टी हाफ होता है, n इंटू टी हाफ, n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्ध आयु काल की संख्या। और टी गिवन दिया हुआ 24 घंटे इनको, तो ये आ रहा है टी और ये 4 आ रहा है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी 24/4, दैट इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ हाफ लाइफ मेरे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब कितना अमाउंट बचा होगा, तो उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि ए नॉट अपॉन ए एफ, इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट इक्वल टू 2 की पावर n। ए नॉट अपॉन ए एफ इक्वल टू 2 की पावर n होता है, तो यहां पे आ गया 200, यहां पे आ गया ए एफ, यहां पे 2 की पावर 6, तो ए एफ इक्वल टू आ गया 200/2 की पावर में 6। तो फाइनल अमाउंट जब इसको डिवाइड करोगे तो यह अराउंड आ जाएगा 3.125 ग्राम। ये जो फाइनल अमाउंट आपके पास जो बचेगा 24 घंटे बाद वो 3.125 ग्राम बचेगा। क्लियर है, डन। क्वेश्चन 84 की बात करूं, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय डायग्राम। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसके लिए अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा उच्च है, तो किसके द्वारा अग्र अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। आप देख लो ना कहां पे बहुत ज्यादा आपको पीक दिख रहा है, तो मुझे इसी ग्राफ में सबसे ज्यादा पीक दिख रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ई ए का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ऊपर से एंडोथर्मिक है, ये तो गया, एक्सोथर्मिक है ये भी गया, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पीक सबसे ज्यादा है, तो मेरा सी आंसर आएगा। सबसे ज्यादा कर्व देख लो कहाँ है। एंडोथर्मिक कहना मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा। एंडोथर्मिक कहना मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की क्या है, ज्यादा। क्वेश्चन 85, द रेट कांस्टेंट K1 K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन आर गिवन। K1 की वैल्यू दे रखी है रेट कांस्टेंट में, और K1 का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 16 है ना, और E की पावर दिया है -2000/t, E की पावर -2000 बाय क्या दे रखा है, t। और K2 का वैल्यू दे रखा है, K2 का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 15, और E की पावर दे रखा है -1000/t, -1000 बाय क्या दे रखा है, t। बोला किस टेम्परेचर पर K1 K2 बराबर होंगे, किस टेम्परेचर पर K1 K2 बराबर होंगे। तो K1 K2 बराबर करना मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 की पावर 16 है ना, E की पावर -2000/t, और 10 की पावर 15 E की पावर -1000/t, ये लिखा मैंने। अब मैं दोनों को दिखाता हूं, ये 16 है, तो 10 की पावर 16 अपॉन 10 की पावर 15 इक्वल टू आ गया E की पावर -1000/t है ना, अपॉन में E की पावर -2000/t, ऐसे ही बने, इक्वल था। यहां तो बचेगा आपके पास 10 और इधर बचेगा E की पावर -1000/t प्लस 2000/t आया, तो ये बच जाएगा मेरे पास 10 बराबर E की पावर 1000/t। अब दोनों साइड कर दो लॉग का मल्टीप्लाई, लॉग का मल्टीप्लाई, तो ये बना लॉग ऑफ 10 बराबर यहां पे आ जाएगा 1000/t है ना, लॉग ऑफ E, लॉग E की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया log 10 बराबर 1000/t। 2.303 से कॉमन लॉग में बदलो तो 2.303 log ऑफ 10 बराबर 1000/t, log 10 की वैल्यू 1, तो t बराबर आ गया 1000 अपॉन 2 कितना 303 केल्विन, 1000 अपॉन 2.303 केल्विन।
2.303 केल्विन। ठीक है। 86 क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q आर 80 एंड 60, है ना। तो P और Q है, दो लिक्विड है P और Q, तो मैं इसको लिख देता हूं P नॉट जो आ रहा है इसका वो आ रहा है 80 और इसका जो P नॉट आ रहा है वो आ रहा है 60। मोल्स की बात करूं तो P के जो मोल्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं और इसके जो मोल्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, इसके जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। आपसे बोला है टोटल वेपर प्रेशर निकालना, तो P टोटल बराबर बोलो क्या लिखते हैं अपन, P नॉट P, है ना, और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, या मैं ये भी लेके कर देता हूं, ज्यादा आसानी से आपको क्लियर होगा वो। P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ऐसे आएगा। तो P टोटल की बात करें तो P टोटल की बात करें तो P नॉट जो दिख रहा है उसको लिखेंगे 80 इंटू यहां पे आ जाएगा 3/5 मोल फ्रैक्शन, है ना, प्लस इधर आ जाएगा आपका 60 इंटू 2 बाय क्या आ जाएगा 5, तो 5 1 और ये 60 5 और ये 12, है ना। तो P टोटल की बात करूं मैं तो 16 इंटू 3 तो आ जाएगा 48 और 12 इंटू 2 आ गया 24, तो PT बराबर लगभग आ गया आपका 72, क्या है इसका टॉर, 72 टॉर। ये आ गया मेरा आंसर, दैट इज सी आंसर, है ना। 86 87 क्वेश्चन की बात करें फॉर आइडियल सोल्यूशन ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आदर्श विलयन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। आदर्श विलयन के लिए तो जब आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या आता है 0 आता है, डेल्टा V मिक्सिंग क्या आता है 0 आता है, डेल्टा G जो आता है वो नेगेटिव आता है, डेल्टा S जो आता है वो पॉजिटिव आता है। ये होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए। एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉल्यूम चेंज इज 0, ये करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर इज 0, गलत। यही मेरा आंसर आएगा, यही आएगा कि एंट्रोपी का परिवर्तन कह रहे हैं कि 0, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर इज 0, 0 नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। दो चीजों को मिलाओगे तो डिस्टर्बेंस बढ़ता है। 88 हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री और 2 डिग्री के अमाइन इस टेस्ट को देते हैं, 3 डिग्री नहीं देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री, ये इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ये जो पीपीटी यहाँ पे S, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, ये H और ये R, मेरी बात समझे। और वैसे ही यहाँ पे बात करें अपन S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे N, ये R और ये भी R, और यहां से ये इनसॉल्युबल आ जाएगा। 3 डिग्री वाले जो अमाइंस होते हैं वो ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। ऊपर वाला है तो वो सॉल्युबल इन बेस होगा, नीचे वाला होता है, ऊपर वाला बेस में क्षार में घुलनशील होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 2 डिग्री 3 डिग्री, बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी में, क्योंकि 3 डिग्री वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता है। ऑल दी अबव। क्वेश्चन 89 विच रिएक्शन डज नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, इसमें से प्राथमिक अमाइन कौन नहीं देगा। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है तो ये बिल्कुल देगा आपको प्राइमरी अमाइन, ये बिल्कुल प्राइमरी अमाइन देगा ऐसा। लेकिन आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो ये प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन नहीं देता है। 90 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स सेकेंडरी अमाइन, इसमें से सेकेंडरी अमाइन कौन देगा। तो आइसोसाइनाइड जो होते हैं, आइसोसाइनाइड जो होंगे वो सेकेंडरी अमाइन देंगे। अगर आप इसको किससे रिड्यूस करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो NH और यहां पर आपके पास मिथाइल आ जाएगा, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये सेकेंडरी अमाइन देगा। इसी के साथ हमारी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज कंप्लीटली क्या होती है, समाप्त। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।